मैंने अभी 1 अप्रैल से ये कार्यभार ग्रहण किया और आपसे भेंट नहीं हुई थी। तो हमारे सीपीआरओ साहब ने कहा कि आप सबसे एक बार भेंट करके कोंकण रेलवे की क्या गतिविधियां हैं, यद्यपि आप सबको ज्ञात है और समय समय पर आपकी रिपोर्टिंग हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, फिर भी मुझे लगा कि हम क्या नए कार्य कर रहे हैं, क्या नई योजनाएं हैं, उसके बारे में हम लोग एक बार आपसे चर्चा करेंगे। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हमने बनाया है, उससे चीज़ों को समझने में भी थोड़ी आसानी हो जाएगी और अगर उसके बाद आपके प्रश्न होंगे तो उन प्रश्नों का हम उत्तर भी देंगे। धन्यवाद। ये माइक ऑन करना है या मैंने इसको ऑन किया प्रेजेंटेशन के लिए आपको अगर कोई बात है तो ठीक है। एक ही स्क्रीन है, फ्रंट आप वहाँ पे एक स्क्रीन है। अच्छा ठीक है, आप सभी को स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कोंकण क्षेत्र में जो औसत बारिश होती है, एवरेज रेनफॉल है, वो लगभग 4000 mm होता है और कुछ क्षेत्रों में तो 5000 mm तक जाता है। उडुपी की तरफ, मैंगलोर की तरफ, मडगांव में भी लगभग 4500 mm की बारिश होती है। तो हर साल कोंकण रेलवे अपने क्षेत्र में मानसून के लिए बहुत विशेष तैयारी करता है और आप सभी इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि किस प्रकार की तैयारियां होती हैं। फिर भी इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस स्तर की तैयारी होती है और कितनी गंभीरता से ये तैयारी करते हैं। कोंकण रेलवे एक ऐसा रेलवे है जहां पर लगभग 4.5 से 5 महीने बारिश होती है, इसलिए हमारी तैयारी किसी भी अन्य रेलवे से अलग होती है। हमारा जो सेफ्टी की प्रिपरेशन है किसी भी अन्य रेलवे से अलग होती है। तो हम लोग शुरू करते हैं, आप इसको देखेंगे, आप बहुत नई चीज़ें आपको आज पता लगेंगी। ये हमारा कोंकण क्षेत्र है, 740 किलोमीटर का, रोहा से लेकर के ठोकुर तक। ठोकुर जो है वो मैंगलोर का सबअर्बन स्टेशन है, मैंगलोर दक्षिण रेलवे में है और ठोकुर तक हमारा कोंकण रेलवे का हद लगता है। अगला, इसमें सबसे पहले हम लोग लगभग 3 महीने पहले हर साल सबसे पहले मॉनसून प्रिकॉशन का एक सर्कुलर पूरे क्षेत्र को जारी करते हैं, जो कि जूनियर मोस्ट एम्प्लॉय तक जाता है। फिर हमारे जो कटिंग्स हैं, जैसे पहाड़ों को काट करके ये रेल बनाई गई है, तो दोनों साइड की जो 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 एजेस होते हैं उसको हम लोग कटिंग बोलते हैं। तो कटिंग का उसके बाद जो ड्रेन होती है उसके ऊपर, उसको कैच ड्रेन बोलते हैं, जो पहाड़ों के ऊपर ड्रेन होती है। जो नीचे ड्रेन होती है उसको साइड ड्रेन बोलते हैं, क्योंकि वो पानी साइड ड्रेन से निकलना होता है। और ऐसे बहुत सारे लोकेशन होते हैं जो बड़े वल्नरेबल होते हैं, कहीं पे सॉइल स्लिप हो सकता है, कहीं पे मड पंपिंग होती है। इन सब का निरीक्षण हम लोग 3-4 महीने पहले से आरंभ कर देते हैं, जब एकदम सूखा रहता है। अब कटिंग हमारे यहाँ लगभग 50 मीटर ऊंची तक कटिंग है, तो उसके लिए संभव जो है मैनुअली हर कटिंग पे चढ़ना इंडिविजुअली संभव नहीं होता, तो हम लोग उसको बूम लिफ्ट से एक इंस्पेक्शन करते हैं। आपको आगे हम फोटो दिखाएंगे, जो कि खाली कोंकण क्षेत्र में इस प्रकार का निरीक्षण होता है। उसी से हम लोग बहुत सारे ट्री ब्रांचेस कट करते हैं। आप सबको पता है कि 740 किलोमीटर का कोंकण रेलवे पूरा इलेक्ट्रीफाइड है, 25,000 वोल्ट की बिजली ऊपर दौड़ती है। तो ट्री ब्रांचेस भी अगर उसको टच करती हैं तो ट्रैक्शन ट्रिपिंग होती है। तो या फिर बहुत तेज आंधी तूफान में पेड़ न गिरे, तो उसके लिए भी हम उसका भी निरीक्षण करते हैं। फिर हमारे स्पेशल कोंकण रेलवे में रेल मेंटेनेंस वैन है, जो और कहीं पर नहीं है, क्योंकि दुर्गम रास्ते हैं, सब जगह सड़क से कई बार पहुंचना टीम को संभव नहीं होता। तो हमारा सारा मेंटेनेंस जो है वो आरएमवीज में और टावर वगैरह में होता है। आपको हम आगे चित्र दिखाएंगे। इसके अलावा अगले 6 महीने का जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट मानसून की हो सकती है, वो हम उसको सारा रिकूप कर लेते हैं। और हमारे पास एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है 2 जगह पर, रत्नागिरी में और वेरना में। एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन है वेरना में, ईश्वर न करे उसकी जरूरत पड़े। उस सब के भी सारे मटेरियल को हम लोग रिकूप करके रखते हैं।
और इंडियन रेलवे पीवे मैनुअल है, परमानेंट वे मैनुअल है, उसके हिसाब से हम मॉनसून पेट्रोलिंग करते हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे। फिर जितने भी वाटरवेज हैं ब्रिजेस पे, उसका इंस्पेक्शन करते हैं। अगला करते रहिए। फिर कुछ ऐसे वर्क्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमको ज्वाइंट इंस्पेक्शन करना होता है। हम उनको बोलते हैं, आप देखेंगे कि रेलवे अफेक्टिंग वर्क्स। ऐसा कोई काम जैसे कि डैम है स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन अगर उसका पानी छोड़ा जाए और हमारे स्टेशन की तरफ आ जाए, स्टेशन यार्ड में आ जाए, तो उसको ऐसा वर्क जो कि रेलवे को अफेक्ट कर सकता है, उसका ज्वाइंट इंस्पेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के साथ करते हैं। और रेलवे अफेक्टिंग टैंक्स, ये हर साल का एक्सरसाइज है। आप देखेंगे कि सारे ऐसे 57 लोकेशन हैं, तो सारे पूरे कर लिए गए हैं। फिर आरएमवी से सारे सुपरवाइजर्स नाइट इंस्पेक्शन करते हैं पूरे मॉनसून में। तो उसकी अब चूंकि हमारे यहाँ 10 जून से मॉनसून की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो ये सारे इंस्पेक्शंस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर का स्पेशली हम अरेंजमेंट करते हैं पूरे मॉनसून में, क्योंकि एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत होती है, तो उसकी अवेलेबिलिटी सुनिश्चित कर ली गई है। और जितने भी प्रकार की मशीनरीज लगती है उस सबको हम ये 5 महीनों के लिए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट करके हम अपने ट्रैक के पास डिपोज में वहां रखते हैं। ये देखिए, ये बूम लिफ्ट इंस्पेक्शन है। इस पे चढ़ करके हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो स्किल्ड लोग हैं, उसका इंस्पेक्शन करते हैं। तो इसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं। ये देखिए, ये भी बूम लिफ्ट से पूरे ट्रैक पे इंस्पेक्शन हो रहा है। आगे एक फ्लैट वैगन पे, हाँ, एक एक थोड़ा सा फिक्स कर दिया। आप देखें, एक फ्लैट वैगन पे ये बूम लिफ्ट लगा हुआ, आगे एक इंजन लगा है, पूरे सेक्शन में ये चलता जाता है। नेक्स्ट, ब्रिजेस के इंस्पेक्शन के लिए आप देखिए, रिमोट ऑपरेटेड रोबोटिक व्हीकल्स हैं हमारे पास, और सारे जो फाउंडेशन है ब्रिज के भी, उसका हम लोग रेगुलर निरीक्षण करते हैं। सबका शेड्यूल बना हुआ है। कई बार हमारे पत्रकार मित्रों का प्रश्न होता है कि आपके यहाँ मानसून में गाड़ियों की स्पीड कम हो जाती है। कोंकण रेलवे एक ऐसा रेलवे है अकेला, जहां पर कि 2 टाइम टेबल होते हैं। मानसून टाइम टेबल अलग होता है, और जो रेगुलर टाइम टेबल है वो भारतीय रेल में जैसा होता है, हमारे यहाँ भी होता है। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहली चीज जो हमारे मन में होती है वो यात्रियों की संरक्षा है, सुरक्षा है। तो ये 10 जून से 31 अक्टूबर तक हर साल ये टाइम टेबल, हमारा मानसून टाइम टेबल के हिसाब से हम गाड़ियां चलाते हैं, और इसमें रेल मंत्रालय की स्वीकृति के हिसाब से चलाते हैं। इसलिए हम लोग गाड़ियों की स्पीड को कम करते हैं, क्योंकि संरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है गति से। तो हमारे सेक्शन है रोहा से वीर, हम लोग उसमें कोई कमी नहीं करते। 120 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ियां चलती हैं। वीर से कंकावली में हम 75 किलोमीटर पे चलाते हैं। बहुत ही वल्नरेबल सेक्शन है, ऊंचे ऊंचे कटिंग्स हैं, टनल्स बहुत सारे हैं। 740 किलोमीटर में 91 टनल है कोंकण रेलवे में, और सबसे लंबा टनल 6.5 किलोमीटर का है। 3 और 4 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के बहुत सारे टनल्स हैं, इसलिए हम स्पीड कम रखते हैं। कंकावली से उडुपी में हम 90 किलोमीटर पे गाड़ी चलाते हैं, और उडुपी से ठोकर फिर नॉर्मल स्पीड पे चलते हैं। तो ये यात्रियों की संरक्षा के लिए है, ताकि वो सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। यहाँ तक कि जो हमारे लोको पायलट्स हैं, जो ट्रेन ड्राइवर्स हैं, उनको भी ये संरक्षा नियम के हिसाब से ताकीद की गई है कि जहां पर भी वो स्पीड जज नहीं कर सकते तो 40 किलोमीटर कर दें, और जहां बहुत हैवी रेंज है, विजिबिलिटी बहुत कम है, तो अपने जजमेंट के हिसाब से गाड़ी चलाएं। उसमें हम लोगों ने कोई लिमिट नहीं रखी, ताकि वो उनको फ्रीडम हो, जो जिस जजमेंट पे गाड़ी चला सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ वल्नरेबल लोकेशन होते हैं, इन 4 महीनों में हम लोग वहां पर 50 या 60 किलोमीटर का स्पीड रिस्ट्रिक्शन अगर ज़रूरी होता तो वो लगाते हैं। जैसे कि बहुत हाई एम्बैंकमेंट्स हैं, बहुत हेवी रेंज हैं, तो वॉश आउट ना हो जाए, तो इसलिए बहुत हेवी स्पीड पे वहां से गाड़ी नहीं पास करती। तो जैसा मैंने आपको बताया, हमारे पूरे कोंकण में ऐसे 9 जगहों पर हमारे रेल मेंटेनेंस वैन्स हैं, और ये सिर्फ कोंकण रेलवे पर ये ऐसे वैन, और कहीं नहीं है। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यहाँ इस प्रकार की आवश्यकता थी, इसलिए इस प्रकार की आरएमवी हमारे पास उपलब्ध हैं। फिर टावर वैगन्स हैं, जैसा 750 किलोमीटर पूरा इलेक्ट्रीफाई हो गया है, तो पूरे तार को चेक करने के लिए टावर वैगन्स चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, 8 व्हीलर होते हैं ये।
ये भी इन जगहों पर है। मानगांव, एक छोटे हमने स्टेशन के कोड लिखे हैं, तो मानगांव, चिपलून, रत्नागिरी, कंकावली, करमली, कारवार, उडुपी इन जगहों पर हैं। इसके अलावा फ्लैट वैगन पे हम पोकलेन अभी हमने आपको दिखाया था, उसको रख करके पूरे सेक्शन के कटिंग्स को चेक करते हैं। इसके अलावा हमारे मानसून में यहाँ जो सेंट्रल कंट्रोल है, यहाँ बेलापुर में है, इसी दफ्तर में कंट्रोल ऑफिस है जो पूरी गाड़ियों का नियंत्रण करता है। लेकिन मानसून के दौरान टेम्पररी कंट्रोल हम रत्नागिरी और कारवार में भी रखते हैं, ताकि वहां से इमीडिएटली मैन पावर, मटेरियल जो भी मूव करना वो कर सके। हमारे पास सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेजेस हैं, आप देखेंगे फोटो, जो हर रोज कोंकण रेलवे में ये 4.5 महीने मेरे पास भी अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको एग्जैक्टली कल कितनी बारिश हुई और अब तक क्यूमुलेटिव कितना रेन हुआ ये कंट्रोल मॉनिटर करता है, और सभी अधिकारियों के पास और सभी सुपरवाइजर्स को सूचना जाती है। तो रत्नागिरी क्षेत्र में 5 और कारवार क्षेत्र में ऐसे 4 सेल्फ रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस हैं। फिर फ्लड वार्निंग सिस्टम्स हैं 3 पुलों पे, काली, सावित्री और वशिष्ठी पे, कि इसमें एक सर्टेन लेवल पे अगर पानी आएगा तो इमीडिएटली फ्लड का वार्निंग वहां के स्टेशन मास्टर को चला जाएगा, एसएमएस के माध्यम से कंट्रोल को आ जाएगा और ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लॉक हो जाएगा और गाड़ी का लाइन क्लियर हम बंद कर देंगे। तो ये ऐसे 3 ब्रिजेस हैं जहां पर कि ये फ्लड वार्निंग सिस्टम की आवश्यकता थी, वो लगाया गया है। और इसके अलावा आईएमडी से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से लगातार हम लोग टच में रहते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम चारों स्टेट्स की, क्योंकि 4 स्टेट का हमारा शेयर होल्डिंग है, उन चारों स्टेट्स के साथ, यद्यपि केरला में हमारा ट्रैक नहीं है, लेकिन केरला का भी 6% कोंकण रेलवे में है, तो हम चारों स्टेट की मशीनरी के साथ लगातार टच में रहते हैं। जो हमारे एक्सीडेंट रिलीफ वैन्स है, सब में सैटेलाइट फोन कम्युनिकेशन है, इमरजेंसी कम्युनिकेशन हर 1 किलोमीटर पे कोंकण रेलवे पे इमरजेंसी कम्युनिकेशन सॉकेट है, कहीं पर भी ड्राइवर गार्ड उस सॉकेट में डाल करके तुरंत कंट्रोल से बात कर सकता है। फिर हाई फ्रिक्वेंसी टेलीफोन्स हैं 25 वॉट के सारे स्टेशन पे। हर लोको पायलट यानी हर ड्राइवर गार्ड के पास ये वॉकी टॉकी सेट्स हैं, तो कम्युनिकेशन लगातार स्टैब्लिश रहता है। सारे सिग्नल्स एलईडी कर दिए गए हैं ताकि अच्छी विजिबिलिटी हो ड्राइवर्स को। और ये विंड स्पीड के लिए एनीमोमीटर्स होते हैं, ऐसे 4 जगह पर जो सबसे सेंसिटिव लोकेशन है वहां पे ये विंड स्पीड के लिए उसको मेजर करने के लिए लगाया गया है। पनवेल वायाडक्ट, मांडवी ब्रिज, जुआरी ब्रिज, ये इमीडिएटली कंट्रोल को कितनी विंड स्पीड बताता है। तो हमारे नियम है कि सर अगर कितनी विंड स्पीड हो तो गाड़ी रोक दी जाए, कितनी विंड स्पीड हो तो उसको कम स्पीड पे चलाया जाए, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। और अराउंड द क्लॉक कंट्रोल मैंने आपको बताया कि इन दिनों बेलापुर, रत्नागिरी, मडगांव में चलता है। सारे सुपरवाइजर्स नॉमिनेटेड होते हैं, मॉनसून के लिए स्पेशल नॉमिनेशन होता है जो अपने हेडक्वार्टर पर रहते हैं, सबका एक जुरिस्डिक्शन बना हुआ है। उनके जूनियर्स हैं जो ट्रेन को पायलट करते हैं अगर आवश्यकता होती है। जो आरएमवीज हैं, रोड व्हीकल्स हैं, हमेशा रेडीनेस में रहते हैं फ्यूलिंग के साथ, और एक्स्ट्रा फ्यूल रखते हैं उसमें। जैसा मैंने बताया, टावर वैगन और आरएमवी अपने लोकेशंस पे मानसून पेट्रोलिंग भी करती हैं और लोकेशन पे रेडीनेस में भी रहती हैं। और जो भी मानसून रिजर्व्स है मैंने बताया मटेरियल का, वो हमारे पास एडिक्वेट क्वांटिटी में रहता है। तो इन सब के जो जुरिस्डिक्शन है वो डिफाइंड है। हेवी रेनफॉल में एक एवरी फुट ऑफ कोंकण रेलवे इज ट्रैवल्ड बाय फुट बाय ट्रैक सर्विस में। नेक्स्ट, तो ये जो टीएसएम पेट्रोलिंग है, आप देखेंगे कि 141 लोग स्पेशली इसके लिए लगते हैं। फिर नाइट पेट्रोलिंग में आप देख लीजिए 146 लोग एक्सक्लूसिवली नाइट पेट्रोलिंग के लिए हैं। उसके अलावा डे वॉचमैन है वल्नरेबल लोकेशंस पे, राउंड द क्लॉक वॉचमैन है 7। तो टोटल 672 मैन पावर सिर्फ ट्रैक मॉनिटरिंग के लिए मुस्तैदी से ये लोग काम करते हैं। कभी भी आप लोग कोंकण रेलवे की गाड़ियों में जाएंगे तो आपको हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर विस्लिंग सुनाई पड़ती है, वो हमारा व्यक्ति विसिल करके ड्राइवर गार्ड को बता रहा होता है एवरीथिंग इज ऑल राइट, मूव अहेड। तो इस प्रकार का हम काम करते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को ऑलरेडी काफ़ी जानकारी है, लेकिन इन बातों से प्रिंट में आने से हमारे जो यात्री हैं वो भी आश्वस्त होंगे कि हम उनके लिए इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं करते हैं। इसके अलावा जितने कटिंग्स हैं, टनल्स हैं, इस पे हम लोग लगातार जियो सेफ्टी काम करते रहते हैं।
आप देखते होंगे कि वो जो आयरन की नेटिंग होती है, रॉक बोल्टिंग होती है, इस प्रकार की बहुत सारी टेक्निक करके हम लोग उसको स्टेबलाइज करके रखते हैं। अगर आप 25 साल का इतिहास देखें तो टच वुड, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, कोंकण रेलवे में बोल्डर फॉल बहुत होते थे, छोटे बड़े साइज के पत्थर पहाड़ों से गिरते रहते थे। तो जो मैंने आपको बताया कि हम इतने प्रकार के हमने जो तरीके अपनाए हैं, तो देखिए 2023-24 में सिर्फ 2 केस हुए हैं, जो कि लगभग 195 केस होते थे 98-99 में। हर साल इसमें गिरावट आई है। और जो पिछले साल 2 केसेस हुए अभी, वो 15 के 2 छोटे-छोटे टुकड़े जो है वो गिरे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार का ही हम लोग जो है वो इस साल भी टचवुड किसी प्रकार की कोई ऐसी दुर्घटना नहीं होगी। हमारा एवरेज रेनफॉल हमने पिछले 25 साल का आपको दिखा रहे हैं, तो लगभग 3,500 के ऊपर हमारा एवरेज रेनफॉल होता है। लेकिन जैसा मैंने बताया, बहुत सारे लोकेशन में 4,500 से 5,000 mm की बारिश होती है। तो ये था मानसून के बारे में। अब कुछ ऐसी चीजें भी हम लोग कर रहे हैं। कोंकण रेलवे जाना जाता है यात्री गाड़ियों के परिचालन के लिए। अब कोंकण रेलवे जाना जाने लगा है यात्री गाड़ियों के साथ बहुत सारे माल ढुलाई के लिए, नए नए ट्रैफिक को कैरी करने के लिए। और कोंकण रेलवे इसलिए भी जाना जाने लगा क्योंकि प्रोजेक्ट्स, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कोंकण रेलवे कर रहा है। और इसकी वजह से ग्लोबल मैप पे कोंकण रेलवे का एक ब्रांड नेम आया कि अगर बड़े सिविल प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स, सिग्नलिंग प्रोजेक्ट्स कराने हैं तो कोंकण रेलवे को अब लोग कॉन्टैक्ट करते हैं। तो वंदे भारत आपके यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरू किया। सबसे पहले CSMT यानी कि हमारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से मडगांव जून 23 में चली। उसके बाद 6 महीने बाद दिसंबर 23 में हमने मैंगलोर मडगांव वंदे भारत शुरू किया। बहुत लोगों की डिमांड थी कि ये जो 16585586 है, जो बैंगलोर से मैंगलोर के बीच में चलती है, उसको मुर्डेश्वर तक हम लेकर के आए सितंबर में। ये नई सेवाएं हमने अभी शुरू की हैं। कोंकण रेलवे में कहीं पर भी यात्रियों के बैठने के लिए बहुत ही बेसिक वेटिंग रूम या रिटायरिंग रूम्स थे। तो हमने प्रयास किया कि यहाँ पर भी स्वरूप बदले। आज अगर आप मडगांव और थिविम स्टेशन पे जाएंगे तो आप ये जो वहाँ की फोटो है, कोई गूगल से नहीं ली गई है, एक्चुअल वहाँ की फोटो, और लोग बहुत इसको एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। तो ये 2 एग्जीक्यूटिव लाउंज ऑलरेडी चल रहे हैं। इसके बाद आप देखें खेड़, चिपलून, रत्नागिरी, बायंदूर, कुंदापुरा, उडुपी, इसका टेंडर भी इस महीने खोल दिया गया। तो बहुत जल्द अगले 6 महीनों में इन स्टेशनों पर भी बड़े सुंदर एग्जीक्यूटिव लाउंज आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कारवार और मुर्डेश्वर का भी कार्य चल रहा है। तो इस साल के अंत तक 8-10 अच्छे एग्जीक्यूटिव लाउंज पूरे कोंकण रेलवे में यात्रियों के लिए हम बना रहे हैं। कहीं पर भी कोंकण रेलवे में हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं या दिव्यांगजन हैं या बीमार लोग हैं, तो उनके लिए कार्ड की सुविधा नहीं थी। हमने नवंबर से मडगांव स्टेशन पे इसको शुरू किया है। मेरी व्यक्तिगत योजना है कि कम से कम 4-5 बड़े स्टेशनों पे इस प्रकार की सुविधाएं और भी शुरू करें, जैसे रत्नागिरी हुआ, उडुपी हुआ। मडगांव में कोच रेस्टोरेंट, सभी लगभग भारतीय रेल के सभी डिविजन्स में जो पुराने कोचेज हैं उसको इस्तेमाल करके वो रेस्टोरेंट कर रहे थे। हमारे यहाँ नहीं था, तो हमने मडगांव में ये कोच रेस्टोरेंट शुरू किया है फरवरी से। यात्री इसका आनंद ले रहे हैं। मडगांव, थिविम और करमली स्टेशन पे आप देखें कि ये रिक्रिएशन और वेलनेस फैसिलिटी शुरू की गई, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अब हम इसको रत्नागिरी में, उडुपी में, सावंतवाड़ी में, ऐसे स्टेशनों पर जहाँ ज़्यादा फुटफॉल है वहाँ ये सुविधाएं फिर से अब हम एक्सटेंड करेंगे इसको। लोग इसका काफ़ी आनंद ले रहे हैं। प्लेटफॉर्म के कुछ ऐसे पोर्शंस जहाँ की बहुत अनयूटिलाइज थे, तो इस प्रकार की भी डिमांड थी, तो हमने कुछ गारमेंट्स के, शूज़ के ऐसे स्मॉल स्टोर्स टेम्परेरी शुरू किए। बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। रेलवे को थोड़ी सी इसमें आय भी हो रही है। लेकिन जो यात्री सुविधाएं हैं, इसमें हमारा जो ध्येय है वो आय का कम है, यात्रियों को ये सुविधा मिले, ये उद्देश्य ज़्यादा है आगे। इसके बाद रेल मंत्रालय की एक स्कीम शुरू हुई, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, कि अगर किसी लोकल स्टेशन का कोई प्रोडक्ट है तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको वो प्रोडक्ट बेचने का अवसर मिलना चाहिए।
तो रत्नागिरी, कंकावली, कुडाल, थेनी, मडगांव, उडुपी, यहाँ पर हमने OSOP शुरू किया। साल भर हो गए, अच्छा रिस्पांस मिलता है इसमें। और अब इस साल हम 5 और स्टेशन जो है उसमें वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना में हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टेशन पर PRS की डिमांड थी, यद्यपि मुझे आपको बताते हुए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब ज़्यादातर लोग टेक सेवी हैं, घर पर बैठ कर के अपना ट्रेन रिजर्वेशन करा लेते हैं। बावजूद उसके बहुत सारे लोग हैं जो स्टेशन पर यात्री आरक्षण की सुविधा चाहते हैं। तो जहाँ पर जो नॉन रिजर्व टिकट मिलते थे, ऐसे हमने गोकर्णा, मुर्डेश्वर, बैंदूर, भटकल और संगमेश्वर पे उन्हीं विंडोज पे, काउंटर्स पे हमने PRS की भी सुविधा दे दी और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एक ही व्यक्ति अनरिजर्व टिकट भी दे पाता है, रिजर्व टिकट भी कर पाता है। इसके अलावा पैंजिम और राजापुर पोस्ट ऑफिस में उनके सरप्लस फैसिलिटीज थी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने हमको एक बिल्डिंगें दी, तो हमने वहां पर भी PRS की सुविधा शुरू की। उडुपी और कारवार में अभी जो एकदम मॉडिफाई करके नया रिटायरिंग रूम की सुविधा हमने सितंबर से शुरू की है। एक नई चीज जो महाराष्ट्र सरकार के साथ हमने एक MOU किया PWD डिपार्टमेंट के साथ, और महाराष्ट्र सरकार जो है वो 62 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। आप देखिए 12 उनके स्टेशन हैं जहाँ पर सारे स्टेशन का जो फ्रंट फसाड है वो पूरा वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो ये कोलाड में कार्य चल रहा है। इस साल आपको अगले 6 महीनों में बहुत ही सुंदर स्वरूप देखने को मिलेगा इन 12 स्टेशन पे। ये देखिए वीर स्टेशन है, रत्नागिरी का फ्रंट फसाड का काम चल रहा है, सिंधुदुर्ग लगभग बन के तैयार है, सावंतवाड़ी पूरा बन गया, मैं स्वयं गया था देखने, बहुत अच्छा बन, आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर बना है। तो ऐसे 12 स्टेशनों पे महाराष्ट्र सरकार के साथ ये हमारा समझौता हुआ और उस पर लगभग 62 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। तो हमें भी सहयोग मिला और यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हम दे रहे हैं। इसके बाद जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, टूरिज्म मिनिस्ट्री से भी हमको बहुत सपोर्ट मिला और गोवा में लगभग स्टेट ऑफ गोवा ने हमें 25 करोड़ रुपए दिए। मडगांव, करमली, थिरुमगर स्टेशन आप जाएं तो ये देखिए आज की डेट का ये मडगांव का स्वरूप है। फ्रंट फसाड आप देख सकते हैं, राइट साइड में आप देख सकते हैं कि मल्टी लेवल कार पार्किंग है। पूरा जो बीच में जो यूज हो रहा है स्पेस का वो देख सकते हैं। रेल आर्केड यहाँ पर आ रहा है अभी आने वाले दिनों में। अगले मैं समझता हूँ दिसंबर तक इसको आप और विशेष सुविधाओं के साथ पूरा स्वरूप आपको बदला हुआ मिलेगा। इसी प्रकार करमली अगर आप जाएंगे तो करमली स्टेशन पे एक बहुत पुराना लेक है, बहुत ही अच्छा लेक है, बहुत सुंदर है। बहुत सारे इसमें बर्ड्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स हैं। तो उस तरफ भी टूरिज्म मिनिस्ट्री ने हमारे बिल्डिंग में हम लोगों ने वहाँ पे एक बर्ड वॉचिंग सेंटर बनाया और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट जो है वो शुरू कर रहे हैं और इसको बहुत लोग जो है इसको पसंद कर रहे हैं। इसी प्रकार थिविम स्टेशन पे यात्रियों की सुविधाओं के लिए एक तो एग्जीक्यूटिव लॉन्च किया और एक वहाँ पे अभी मल्टी लेवल कार पार्किंग है। स्टेशन के बिल्डिंग के ऊपर जो रेलिंग दिख रहा है ये पूरा कार पार्किंग होगा, ताकि लोगों को वहाँ पे जगह ज़्यादा नहीं थी तो उस हिसाब से ये बिल्डिंग बनाई गई है। तो और आप सरफेस देख सकते हैं कि एयरपोर्ट जैसा उसका सरफेस बना हुआ है। वहाँ पे अभी रिसेंटली हमने एक अच्छा स्टॉल कम रेस्टोरेंट भी शुरू किया जिसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये सब था यात्री सुविधाओं के हिसाब से। लेकिन मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कोंकण रेलवे जहां 5-6 मालगाड़ी औसत चलाता था, 10 गाड़ी चलाता था, आज हम औसत 18 मालगाड़ी रोज चला रहे हैं और बहुत सारा ट्रैफिक कोंकण रेलवे पे ओरिजिनेट हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से लोग जाने, कंटेनर का ट्रैफिक कोंकण रेलवे में नहीं चलता था। पिछले 2 सालों में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लगभग 30 कंटेनर ट्रेन हर महीने चलाते हैं, 30 से 35 कंटेनर ट्रेन। तो देखिए ये खेड़ स्टेशन है जहां पर कि पहली कंटेनर ट्रेन की शुरुआत मार्च 24 में हुई। ये सब एक्चुअल पिक्चर्स उन स्टेशनों के हैं। नवंबर 22 में से हमने कंटेनराइज ट्रैफिक रत्नागिरी से पुराने गुड्स से शुरू किया और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ हमने एक समझौता किया कोंकण रेलवे में और पिछले 2 सालों में 2 लाख स्क्वायर फीट वेयरहाउसिंग डेवलप किया सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन ने अपने इन्वेस्टमेंट से। और उसमें हमारा फायदा ये है
कि वो सारा एसेट 30 साल बाद कोंकण रेलवे का होगा, और साथ ही साथ जितनी भी आय हर साल होगी वो भी हमारा रेवेन्यू शेयर होगा। हमारा सिर्फ लैंड यूज करके हमने ये फैसिलिटी डेवलप कराई अपने ट्रेड पार्टनर्स के लिए। आज अगर आप उडुपी और ठोकुर में जाएंगे तो आपको वर्ल्ड क्लास टर्मिनल, फ्रेट टर्मिनल मिलेगा। इसी प्रकार ये देखिए आप, ये ठोकुर स्टेशन का वेयर हाउस। अगला, इसके अलावा बल्ली में कोंकण रेलवे के लैंड पे कंटेनर कॉरपोरेशन ने एक कंटेनर टर्मिनल डेवलप किया, और आज हम वहाँ लगभग 30,000 कंटेनर हर साल हैंडल कर रहे हैं, जहाँ पर एक भी कंटेनर नहीं होता था। गोवा का जो जितना भी ट्रैफिक है वहाँ का, स्टील है, पिग आयरन है, वेस्ट पेपर है, इसके अलावा फिश प्रोडक्ट हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं। ये आप देखिए बल्ली आईसीडी है, आपके क्षेत्र में कभी भी आप जाएंगे तो आपको बड़ा गर्व होगा ये टर्मिनल देख करके, जहाँ पर इस प्रकार का कोंकण रेलवे में माल ढुलाई का कार्य हो रहा है, और ये बढ़ेगा ही दिन ब दिन। फिर आप देखें कि वेरना में, जहाँ पर कि बिल्कुल टेम्पररी गुड शिप से अभी हम लगभग 4 कंटेनर ट्रेन हर महीने लोड कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में जैसा मैंने कहा ठोकुर उडुपी की तरह वेरना में आपको एक वर्ल्ड क्लास फ्रेट टर्मिनल देखने को मिलेगा। इस दिसंबर जनवरी तक आप जा करके उसको, बिल्कुल ऐसा होगा तो हम एक प्रेस विजिट भी कराना चाहेंगे, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग, जो दिखेगा वही आप विश्वास करें। इंदापुर स्टेशन अपना जो रोहा के पास में है, यहाँ पर भी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन बहुत बड़ा वेयर हाउस बना रहा है, और इसका फायदा ये है कि ये नेशनल हाईवे 66 से जुड़ा हुआ है। बहुत सारा व्यापार यहाँ पर आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स का ये हब होगा इंदापुर। ये कार्य भी इस साल अंत तक खत्म हो जाएगा, मार्च तक पूरा कमीशन हो जाएगा ये। इसके अलावा पूरे कोंकण बेल्ट में इतना फिश प्रोडक्ट है, और एक भी कोल्ड स्टोरेज जो है रेलवे प्रमाइस में नहीं था, तो हम 2500 टन कैपेसिटी का एक कोल्ड स्टोरेज रत्नागिरी में बना रहे हैं, और महाराष्ट्र सरकार की मदद से एक ऑर्गेनाइजेशन है महाप्री, महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन, ये करीब 18.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो हम लोग साथ मिलकर कर रहे हैं। ये वहाँ के लोगों को बहुत अधिक सुविधा होगी कि वो कोल्ड स्टोरेज में अपना माल रख पाएंगे, और वहीं से कंटेनर में नवा शेवा पोर्ट या जिस भी पोर्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। पॉड होटल बेसिकली रिटायरिंग रूम है, जो कि हम अभी तो एक रिटायरिंग रूम हमारे पास मडगांव में है, तो कई जगह इंडियन रेलवे के स्टेशन पे उसको उन्होंने पॉड होटल दिया। पॉड क्या है? छोटा सा कैप्सूल जैसा है, बेसिकली रिटायरिंग रूम का वो जो बंक बेड होते हैं वैसा है। तो हम मडगांव में भी उसको शुरू करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई एक्सपर्ट एजेंसी नहीं मिल रही है जो कि करे, लेकिन हम इसमें लगे हुए हैं। रेल आर्केड दिसंबर तक मडगांव में शुरू हो जाएगा, जहां आपको सभी डिफरेंट ब्रांड के आपको फूड आउटलेट्स और डिफरेंट ब्रांड के सामान वहां पे स्टेशन पे उपलब्ध हो जाएंगे यात्रियों को। कमर्शियल प्लॉट कोंकण रेलवे लाइसेंस करता है, ये कोई नई प्रथा नहीं है, लेकिन हमने बहुत लार्ज स्केल पे लाइसेंसिंग किया और इससे अच्छा आय कोंकण रेलवे को मिल रहा है। रेल मंत्रालय की योजना है गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। तो ऐसा एक भोके स्टेशन है जो कि जयगढ़ पोर्ट के एकदम पास में है, वहाँ पे ये हम टर्मिनल डेवलप कर रहे हैं जेएसडब्ल्यू के साथ मिलकर के। और इस टर्मिनल के डेवलप होने के बाद अगले साल से लगभग 1 से 1.5 रेक प्रतिदिन माल ढुलाई इस भोके स्टेशन से होगी, जो कि जयगढ़ पोर्ट का माल आएगा और यहाँ पे ढुलाई होगी। इसके अलावा हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। पहले ट्रेनिंग सिर्फ एक खर्चे का माध्यम था, अभी हमने वो कॉन्सेप्ट चेंज करके कहा कि हम ट्रेनिंग से कोंकण रेलवे के लिए आय का भी स्रोत बना सकते हैं। तो बहुत सारी एजेंसियों को हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। आज भी अगर आप मडगांव में जाएंगे तो कंटेनर कॉरपोरेशन के 24 अधिकारी आज गोवा में ट्रेनिंग पा रहे हैं हमारे द्वारा, उससे हमें आय भी हो रही है, और हम एक नया जो है बिजनेस वर्टिकल हमने उसको खोला है। अब वो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि दुनिया को जानना चाहिए, क्योंकि रेल में यात्री गाड़ी चलाना और माल गाड़ी चलाने के अलावा जो प्रोजेक्ट हम करते हैं जिसमें हमारी एक्सपर्टाइज है, उसको हमने काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। तो मैं आपको बताता हूँ, पिछले 3 वर्ष में आप देखें अगर, तो 2000 करोड़ के हमने काम किए, 10 नए स्टेशन कोंकण रेलवे में बनाए, 8 लूप लाइन डाले, रोहा से वीर का 47 किलोमीटर को डबलिंग किया, और पूरा कोंकण रेलवे को लगभग 1300 करोड़ खर्चा करके जो है पूरा इलेक्ट्रीफाई हो गया। जब से कोंकण रेलवे इलेक्ट्रीफाई हुआ तो 1 साल से ऊपर हो गया, हमारी 195 करोड़ की प्रति साल फ्यूल कॉस्ट सेव हो रही है जो हम डीजल खर्च करते थे।
अगला, ये जो नए स्टेशन आपको दिख रहे हैं ये पिछले 3 सालों में बने हैं, नए लूप लाइन बने हैं, ये रोहावीर का ट्रैक डबल हो गया, आप देख सकते हैं पूरा सेक्शन इलेक्ट्रिफाइड है, वो भी आपको दिख रहा है। इसके अलावा जो हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, एनटीपीसी के 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट किए, एक गडरवारा में मध्य प्रदेश में और एक कुडगी कर्नाटका में। 712 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था और 446 करोड़ का, ये कोंकण रेलवे ने पूरा पूरा कार्य संपादित किया है और आज सब उन दोनों जगह पर तमाम कोयले के रेट जो है हैंडल हो रहे हैं। इस वक्त जो हम बड़े कार्य कर रहे हैं, एक 18,600 करोड़ का प्रोजेक्ट है उधमपुर श्रीनगर बारामूला में, जिसे आप सब जानते हैं। तो ये प्रोजेक्ट में जिसकी वजह से कोंकण रेलवे को ग्लोबल मैप पे जाना गया, ये 52 किलोमीटर का काम हमको मिला। आप देख सकते हैं लगभग 17,500 करोड़ का प्रोजेक्ट था। 172 किलोमीटर का पहले हमको रोड बनाना पड़ा उन डिफिकल्ट हिल्स तक पहुंचने के लिए, और 16 टनल हमने बनाए हैं और 24 ब्रिज बनाए इस पोर्शन में। तो ये कोई ऐसा, ये फिगर देखने से कुछ बड़ा नहीं लगता है, लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये कि जो आइए ब्रिजेस वाले पोर्शन पे आए, हाइपरलिंक में आइए, पहले वाले पे। हाँ हाँ, आगे, इसमें आगे, ब्रिज का आगे है। अच्छा, ओके। सो जो चिनाब ब्रिज का आपने नाम सुना होगा, तो चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है जिसे कोंकण रेलवे ने बनाया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइकॉनिक आर्च ब्रिज। अकेले 30,000 टन स्टील का उसमें इस्तेमाल हुआ है। वो आईफिल टावर जो दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है, उससे भी 39 मीटर ऊंचा है वो। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की एक्सपर्टाइज कोंकण रेलवे की है। उसी सेक्शन में उधमपुर श्रीनगर बारामूला सेक्शन में दूसरा एक ब्रिज बना है, अंजी ब्रिज। आपको उसका पिक्चर दिखाना, अलग से दिखाना। वो रेल का पहला केबल स्टे ब्रिज है। जैसे आपने, अगर आप वर्ली सी लिंक देखते हैं तो आपको केबल दिखते हैं रोड पे। रोड केबल ब्रिज बहुत सारे हैं, मगर रेल का पहला केबल स्टे ब्रिज जो है वो हमने बनाया। वो सी अभी आपको मैं पिक्चर दिखाता हूँ अंजी ब्रिज का। ऐसे पिक्चर्स क्यों निकाले, तो पिक्चर्स रखना चाहिए था। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए पहले प्रेजेंटेशन खत्म कर लेते हैं। फिर आप देखें दूसरे नंबर पे है रोलिंग स्टॉक कंपोनेंट फैक्ट्री। हमने 400 करोड़ का सेंट्रल रेलवे का ये प्रोजेक्ट किया चिपलुन में, अपने एरिया में। ये सारी फैक्ट्री स्क्रैच से हमने बनाई है, उसका डीपीआर भी हमने बनाया। और अब इसमें जो व्हील सेट का जो ओवरहॉलिंग होगा, वो उसके लिए भी हमने भारतीय रेल को रिक्वेस्ट किया कि वो कार्य भी हमें ही मिले, क्योंकि सारा काम हमने किया, तो इसका ऑपरेशन, मेंटेनेंस और जो बिजनेस है, ये कार्य भी हम संपादित करें। तो हम पुल बना सकते हैं, टनल बना सकते हैं, ट्रैक बना सकते हैं, इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं, रोलिंग स्टॉक की फैक्ट्रियां डाल सकते हैं, और ये सब हमने करके दिया है। इस समय 337 करोड़ का एक और प्रोजेक्ट हम खुर्दा बोलंगीर में कर रहे हैं, रेल लाइन का, जिसमें कि लगभग 22 ब्रिजेस हैं, और आप देख सकते हैं सब अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये कार्य भी कोंकण रेलवे कर रहा है। अगले पे आइए। रोड टनल, शायद आप लोगों को पता होगा कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के टनल्स जो है वो कोंकण रेलवे ने बनाए थे। ठीक है, बहुत कम लोगों को मालूम है। हम रोड टनल्स ही बना रहे हैं। केरल में, ये आप देखिए, केरल में 2000 करोड़ का हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ट्विन ट्यूब टनल का, केरल सरकार के साथ। वो उन्होंने कार्य हमें दिया है। इसके अलावा वहाँ एक बहुत बड़ा पोर्ट है, विजिंजम पोर्ट। 1000 करोड़ का कार्य सिर्फ उसको रेल कनेक्टिविटी का कार्य है सदर्न रेलवे के साथ। ये कार्य कोंकण रेलवे कर रहा है। नेपाल रेल, नेपाल रेल को रेल सप्लाई यानी कि ट्रेन सप्लाई और पूरा ट्रेन ऑपरेशन और मेंटेनेंस का कार्य कोंकण रेलवे कर रहा है। एंटायर नेपाल रेलवे इज बीइंग रन बाय कोंकण रेलवे। इसके अलावा केनिया में, नैरोबी में, टाटा केमिकल्स के लिए हम उनके रोलिंग स्टॉक यानी कि इंजन मेंटेन करते हैं, उनका ट्रैक मेंटेन करते हैं। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिफिकेशन, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, पिछले 3 महीनों में हमें ये 500 करोड़ का काम सिर्फ विद्युतीकरण का मिला, क्योंकि हमने अपनी पूरी रेलवे का 750 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन खुद किया, तो ये कार्य भी हमें मिला है। तो सिर्फ, और ऐसे बहुत सारे काम है। नवी मुंबई मेट्रो आपके बगल में है, ये लाइन सामने, आपको अभी शायद बारिश हो रही नहीं दिख रहा है। इसका पूरा ऑपरेशन मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट अभी हमें मिला, नवी मुंबई मेट्रो का। इसके अलावा हम
जो है लोगों के लिए, जैसे कंटेनर कॉरपोरेशन के गुड्स ट्रेन का, मालगाड़ियों का एग्जामिनेशन तुगलकाबाद में ये कार्य हमें मिला, जिसको हम पिछले 4 महीने से कर रहे हैं। टाटा केमिकल्स का मैंने आपको बता दिया। और तमाम रेलवे में जो डीपीआर है, यानी कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, वो इतना सारा काम है। आप देखिए 125 करोड़ के हम कार्य ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो मैंने आपको बताया कि सारे ट्रेन सेट नेपाल को हमने सप्लाई किए। इसके अलावा रक्सौल काठमांडू बहुत ही मुश्किल सेक्शन है, पूरा हिमालयाज है वो, आप जानते हैं। 136 किलोमीटर का सर्वे हमको करने को मिला। लगभग 45 करोड़ का खर्चा सिर्फ सर्वे में आया है। ये कार्य कोंकण रेलवे ने किया। इसके अलावा नेपाल रेलवे का ऑपरेशन मेंटेनेंस मैंने आपको बताया। कीनिया टाटा केमिकल्स का काम हम कर रहे हैं। कोंकण रेलवे में जो ट्रेन एग्जामिनेशन होता था, माल गाड़ी का एग्जामिनेशन होता था, वो एंड टू एंड एग्जामिनेशन कहते हैं, यानी कि एक जगह से शुरू हुआ और दूसरा, मान लीजिए कि 300 किलोमीटर गाड़ी चली, हमने वहां तक का सर्टिफिकेट दिया। पिछले 2 साल में हमने इनोवेट करके नया काम किया। आज आप देख सकते हैं कि वहां पर ठोकुर में हम एक ट्रेन मालगाड़ी को, एलपीजी के रेक को एग्जामिन करते हो, 10,000 किलोमीटर तक चलने के लिए वैलिड होता है, या 35 दिन तक लगातार चल सकता है। ये हमारे कोंकण रेलवे के जो स्टाफ है वो ये सर्टिफिकेट इशू करते हैं। वरना में पहले एंड टू एंड एग्जामिनेशन था, अब हम प्रीमियम ब्रेक पावर सर्टिफिकेट देते हैं, जो 17 दिन तक के लिए वैलिड रहता है। जो हमारी रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन है, जो खाली कोंकण रेलवे चलाती है, 6,000 किलोमीटर के लिए उसका ब्रेक पावर सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। और जो हमारे एलएचबी कोचेज राजधानी ट्रेन हैं, 4,000 किलोमीटर तक के लिए हमारे बीपीसी वैलिड है। तो हम किसी भी प्रकार से जितने भी जोनल रेलवे हैं उनके हिसाब से ही हमारा कार्य, बल्कि हमारे यहाँ ज़्यादा इनोवेटिव हम लोग उसको करने की कोशिश करते हैं। अगला, ये हम सब के दिल से जुड़ा हुआ हर साल का गणपति स्पेशल ट्रेन, और हम लोग प्रयास करते हैं कि हर साल अधिक से अधिक गाड़ियाँ चलाएं, ताकि यात्रियों को, और जो हमारे डिवोटीज हैं अपने घरों को जाते हैं। और इस कोंकण क्षेत्र में आप देखें तो पिछले साल 305 गाड़ियां चली, 6,454 कोचेज हमने डिप्लॉय किए इसके लिए, और इस साल भी इससे बेहतरी करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक हमारे क्षेत्र का ये स्पेशल है, गणपति स्पेशल ट्रेन। अब ये यूएसबीआरएल पे हम बात कर चुके हैं। हाँ, ठीक है। तो थोड़ा आपका समय जरूर लगा, लेकिन मुझे लगा कि कम से कम एक बार अपनी जो पहली मुलाकात है, तो कोंकण रेलवे क्या कर रहा है, क्या भविष्य की योजनाएं हैं, कहाँ कहाँ काम करने वाले हैं, तो उसका एक ब्रीफ आपके सामने प्रेजेंट करें। सीपीआरओ साहब कह रहे हैं कि आपने इतना काम किया, तो आप दो और महत्वपूर्ण चीजें बता दें। तो देखिए 2022-23, यानी कि इससे पिछले वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, कोंकण रेलवे ने पहली बार 5,000 करोड़ का टर्नओवर पार किया, जो कभी नहीं किया था। 5,152 करोड़ का टर्नओवर रहा, और 279 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 23-24 में अभी तक का कोंकण रेलवे का बेस्ट एवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 301 करोड़ का। तो अच्छी बात है, ये भी आपको जानना चाहिए हमारे स्टेक होल्डर्स को, कि कोंकण रेलवे प्रगति के पथ पर है, और हम यात्री सुविधाएं अधिक से अधिक देने का प्रयास कर रहे हैं, अधिक से अधिक माल ढुलाई करने का प्रयास कर रहे हैं, और अधिक से अधिक प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कोंकण रेलवे के की उत्तरोत्तर प्रगति हो, यात्री सुविधाओं में, माल ढुलाई में, और प्रोजेक्ट। बहुत धन्यवाद। अब अगर आपके कुछ इसके बावजूद भी प्रश्न हैं तो आपका स्वागत है। आपने जो कोंकण रेलवे गेरस मानसून 2024 के लिए जो व्यवस्था आपने खड़ी की है, उसके लिए आपका कितना पैसा खर्च हुआ, एक्सपेंडिचर क्या हुआ? देखिए, इस पर अगर मैं कहूँ तो हर साल लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए व्यय होता है इस पर। सर, जैसे कि आपने कहा कि गणपति स्टेशन के लिए आप गाड़ियाँ छोड़ते हैं हर साल। जी, कोंकण रेलवे जिस जगह पर खड़ी है, वो कोंकण के लोगों ने जमीन जगह खड़ी हुई है जी, और साल में एक बार गणपति आते हैं, और गणपति में ही कोंकण के जिन लोगों ने जमीन लेकर जो रेलवे खड़ी की है, उनको तकलीफें ज्यादा होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर साल
अनुभव केवल सिर्फ 10 या 15% लोगों को ही मिलते हैं। तो क्या आगे का कुछ फ्यूचर प्लान है आपका कि उनको सहायता मिले, उनका मदद कर सके, उनको प्रॉब्लम तो क्योंकि इंडस्ट्री में जाकर उनको ज्यादा पैसा खर्चा करके तकलीफ भी उठानी पड़ती है, तो इसका भी फ्यूचर कहाँ बनने वाला है? जरूर देखिए, इसमें दो चीज़ें मैं कहूँगा। पहली बात तो ये कि जैसा मैंने कहा कि हम हर साल प्रयास करते हैं कि पिछले वर्ष से अधिक गाड़ियां चलाएं, तो पहला तो निश्चय ही हमारा ये प्रयास रहेगा। और अधिकतर गाड़ियां डे ट्रेन्स हैं, और जो नाइट ट्रेन्स हैं रिजर्वेशन की लिमिटेशन है, तो ये कहना तो बड़ा मुश्किल होगा कि सभी को आरक्षित सीट मिल पाए, लेकिन अधिक से अधिक गाड़ी चला करके उनको गंतव्य तक पहुंचाए, पहली वरीयता तो हमारी ये रहेगी। पिछले कई महीनों से उत्तर रेलवे की ट्रेन जो है बहुत लेट चल रही है। आप काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लोगों को जो ये सुविधा है वो समय पे क्यों नहीं आ रही? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसा मैंने आपको बताया कि मॉनसून प्रिपरेशन के लिए हर साल अप्रैल मई में हमको बहुत ब्लॉक्स करने पड़ते हैं। मैं आपकी बात मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। इसके कारण चूंकि हम अधिक ब्लॉक दे देते हैं तो उसकी पंक्चुअलिटी एडवर्सली अफेक्ट होती है। तो मैं ये कहूँगा कि इस दिशा में फिर हम लोगों ने इसको रिव्यू किया। पिछले 15 दिनों में जो पंक्चुअलिटी हमारी लगभग 59% थी, आज 87% है। हम इसको और बढ़ाएंगे। हम नहीं चाहते कि जो है यात्री गंतव्य तक देर से पहुंचे, लेकिन बहुत सारे मेंटेनेंस के कार्य हमको करने पड़े। हम उसका एक हफ्ता एडवांस में अखबारों में दे रहे थे ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो। इसके अलावा साउथ वेस्टर्न रेलवे और सदर्न रेलवे के बहुत सारे काम हुए, आप सबने अखबार में पढ़ा होगा, और सेंट्रल रेलवे CSMT में बहुत सारा काम हुआ। तो कई चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं भी थी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले दिनों में आपको पंक्चुअलिटी और अच्छी इंप्रूव दिखेगी। और पिछले 15 दिनों में जैसा मैंने बताया 60% से हम 87% तक आ गए हैं। मेरा लक्ष्य 95% का है। जी 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 तो वहाँ पे कोई ऐसा मतलब लिफ्ट नहीं है या फिर प्लेटफॉर्म जैसी सुविधा नहीं है, वो तो सामान लेके चल के जाना पड़ता है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में 104.5 104.5 करोड़ पैसेंजर एमिनिटी पे हमने खर्च किया, जहाँ पर कि एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म, फुट ओवर ब्रिजेस, इम्प्रूवमेंट वेटिंग हॉल में किया। लेकिन आपका प्रश्न सही है, हमारे पास 68 स्टेशंस हैं और 4 हॉल्ट स्टेशंस हैं। जहाँ तक मिनिमम एसेंशियल एमिनिटी रेलवे बोर्ड उसको प्रिस्क्राइब करता है कि इतना तो मिनिमम हर जगह होना चाहिए, तो मिनिमम एसेंशियल एमिनिटी हर स्टेशन पे दी गई है। जो रखरखाव की बात है, हम निश्चय उस पर ध्यान देंगे। अगर कोई स्पेसिफिक स्टेशन हो तो आप जरूर बताएंगे, यद्यपि हम निरीक्षण करते हैं। इस साल भी मेरी अपनी व्यक्तिगत योजना ये है कि इस साल भी हम करीब 5.5 करोड़ खर्च कर रहे हैं इन पैसेंजर एमिनिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें प्लेटफॉर्म सरफेस, वेटिंग हॉल और कवर्ड शेड, क्योंकि बारिश में बहुत दिक्कत होती है लोगों को। इस साल भी खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक स्टेशन जहाँ पर कि इस प्रकार की सुविधा की कमी है, हमारे संज्ञान में लाएं और निश्चय इसको हम करेंगे। क्या सावंतवाड़ी स्टेशन को टर्मिनल बनाने की जरूरत है तो उसकी विजिबिलिटी कैसी है? अब देखिए, ऐसा है कि सावंतवाड़ी स्टेशन एक रन थ्रू स्टेशन है। यहाँ से मैंगलोर के बीच में 72 स्टेशन है, जिसमें से सावंतवाड़ी भी एक स्टेशन है। टर्मिनल का जो कॉन्सेप्ट होता है, टर्मिनल वो स्टेशन होता है जहाँ पे गाड़ियाँ टर्मिनेट हो जाती है। तो बॉम्बे सेंट्रल एक टर्मिनल स्टेशन है, चर्च गेट एक टर्मिनल स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एक टर्मिनल स्टेशन है। तो जो सावंतवाड़ी की आपने बात की, तो यहाँ पर हमेशा से मांग रही कि इसको एक टर्मिनस की तरह, अब उसका लोग टर्मिनस का क्या अर्थ लगाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ से तुरंत एक गाड़ी जो है शुरू की गई, जो आज भी चल रही है।
एक एडिशनल प्लेटफॉर्म वहां पर दिया गया जहां पर की गाड़ियां टर्मिनेट हो रही हैं। लेकिन ये बात भी आपको जानना होगा कि यहाँ से मैंगलोर के बीच में जो हमारा हद है, सावंतवाड़ी जो है वो एक स्टेशन है जहाँ पर एक सर्टेन नंबर ऑफ फुटफॉल है। उस लेवल के बहुत सारे स्टेशन इस कोंकण रेलवे में हैं। तो फिर भी अगर मंत्रालय कहता है कि भाई आप किसी एक स्टेशन को आप टर्मिनस की तरह ट्रीट करें, तो उसको कमर्शियल जस्टिफिकेशन देखना पड़ेगा। तो आज की डेट में मैं ये कह सकता हूँ कि जो सावंतवाड़ी है उस पर जितनी भी फुटफॉल के हिसाब से जो सुविधाएं दी गई हैं वो एडिक्वेट है। मैंने कुछ पिक्चर्स भी दिखाए, तो मेरे ख्याल से जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स के हिसाब से जो सुविधाएं होनी चाहिए सावंतवाड़ी स्टेशन पे दी गई। Sir, by outsourcing most of services like retirement room and station premises, is Konkan Railway moving towards privatization? प्राइवेटाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और जो आउटसोर्सिंग है उसको हम प्राइवेटाइजेशन के कैटेगरी में नहीं रख सकते। वो बेहतर सुविधाएं देने के लिए है। तो अगर हम रिटायरिंग रूम का मैनेजमेंट आईआरसीटीसी को दे रहे हैं, जो कि भारत सरकार का ही एक बॉडी है, तो वो प्राइवेटाइजेशन नहीं है। सर, पैसेंजर काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, अब ऑलरेडी कोंकण रेलवे कुछ अच्छा करने जा रही है, तो डबल ट्रैक का कुछ फ्यूचर है सर? कहीं कहीं जगह पे हुआ है, कहीं जगह पे अभी भी रुका हुआ है जी। तो अगर इससे अगर कुछ फ्यूचर में फायदा हो सकता है पैसेंजर को या किसी को, तो फिर इसका कुछ फ्यूचर है डबल ट्रैक? जी हाँ, कोंकण रेलवे में अब जितना लाइन कैपेसिटी है उसके हिसाब से और अधिक गाड़ियां चलाने के लिए निश्चय ही अगर पूरी डबलिंग की नहीं तो पैच डबलिंग की आवश्यकता है। हम लोगों ने प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा हुआ है, फंड सैंक्शन होके आएगा तो निश्चय ही करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले 3 साल में 50 किलोमीटर की डबलिंग हमने रोहा से वीर तक की कर ली है। और जो हिली टेरेन है, खास करके वीर से कंकावली तक का, अगर उसमें, क्योंकि उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन जो प्लेन टेरिटरी है उसके बाद वहाँ पर निश्चय ही डबलिंग किया जा सकता है। तो ये फंड एक बार सैंक्शन हो जाएगा तो डेफिनेटली करेंगे, हमारी योजना में है डबलिंग। देखिए, पॉसिबल तो सब जगह है, क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है। हमने जो आइडेंटिफाई किया है वो है मडगांव से ठुकुर, और जो अगला सेक्शन है वो है कंकावली से सावंतवाड़ी। लेकिन अब सवाल ये है कि आज की डेट में जो प्लेन टेरिटरी है लगभग उसमें खर्चा आता है 15 से 20 करोड़ प्रति किलोमीटर, और जो पहाड़ी एरियाज हैं उसमें करीब 80 करोड़ से 100 करोड़ प्रति किलोमीटर आता है। तो अब इतना फंड एक साथ तो नहीं आ सकता, हमने प्रस्ताव भेजा है, अगर आएगा तो उसको सैंक्शन होगा तो निश्चय ही करना चाहेंगे। डबलिंग का मतलब कैपेसिटी जब डबल हो जाएगी। अभी 52 मेल एक्सप्रेस और 18 मालगाड़ी रोज चलती है। प्रस्ताव को भेजे हुए लगभग साल भर हो गया। हर साल की तरह सर इस साल भी वही सवाल है कि कोंकण रेलवे मर्जिंग की बात, कोंकण रेलवे सेंट्रल रेलवे में मर्जिंग होगा उसका या नहीं, आपकी सोच क्या है और क्या होना चाहिए? हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। हम लोग एक कॉरपोरेशन है, बहुत अच्छे से परिचालन कर रहे हैं। ये निर्णय तो मंत्रालय के पास है, तो मेरे पास कोई भी ऑफिशियल सूचना इस बारे में नहीं। आपकी सोच क्या है, अभी होना चाहिए नहीं? कोंकण रेलवे की कैपेसिटी है क्या? कर्जे में डूबी हुई कोंकण रेलवे खुद सर्वाइव कर सकती है? देखिए, कोंकण रेलवे मैंने बताया कि पिछले 15 सालों में हर साल इसका पॉजिटिव पैट रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हर साल सारे खर्चों के बाद जो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव रहा है। हमेशा 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ का प्रॉफिट रहा है कोंकण रेलवे को। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस समय जिस स्थिति में कोंकण रेलवे है, अच्छा कार्य कर रही है। इसका मर्जर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये निर्णय के लिए मैं सक्षम अधिकारी नहीं उस पर टिप्पणी करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोग सुविधा दे रहे हैं, आप उसमें जो सुविधा दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म बना रहे हैं या फिर रेस्टोरेंट बना रहे हैं, कार्यालय बना रहे हैं, लेकिन इंटरनल जो सुविधा है अभी भी वॉशरूम की काफी ज्यादा सुविधाएं खराब है। जो पैसेंजर जो जाते हैं
शुरू कर दें, उन लोगों की वो प्रॉब्लम्स है कि वॉशरूम अच्छे नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ऐसा करते हैं, पैसेंजर की वजह से ऐसा होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ लोग या कंपटीशन करने वाले आप लोगों की वहाँ पर जाकर वॉशरूम हो साफ करें और प्रवास जो करने वाले लोग हैं उनको तकलीफ न हो। इंटरनल भी प्रॉब्लम है बहुत। ठीक है, मैंने आपकी सलाह नोट की है, निश्चय ही इस पे एक्शन लेंगे। अच्छा, सर, आपने आपकी बातों से मालूम पड़ रहा है कि आप कोकण रेलवे का रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। जैसे कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में कोकण रेलवे ने जो काम किया, आपने जो बताया, तो ये रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में उतरने की कोशिश कर रहे हैं क्या कोकण रेलवे? या जो अदर कॉर्पोरेशन में जो सिविल बस निकलते हैं, कुछ कोकण रेलवे के लिए अगर एक्सपर्टीज है सर, तो बाकी के कॉन्ट्रैक्ट्स देश भर में जो निकलते हैं गवर्नमेंट के, वो कोकण रेलवे उठाना चाहती है क्या, उठाएगी? जी हाँ, कोंकण रेलवे किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन निश्चय ही वो एरिया जिसमें हमारी एक्सपर्टाइज है उसमें हम ज़्यादा वेंचर करना चाहेंगे। जो मैंने आपको रोड का बताया कि 172 किलोमीटर का हमने रोड बनाया, वो ये चेनाब ब्रिज बनाने के लिए और उस एरिया में बनाया, फोटो देख सकते हैं। लेकिन जो रोड टनल्स का काम हमको मिला और हमने किया है, किसी भी प्रकार का किसी भी विभाग का अगर ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमारी एक्सपर्टाइज है तो निश्चय ही उसमें हम भाग लेना चाहेंगे। अमृत भारत स्टेशन की एक योजना है जनरेटर के विकास को लेकर, तो कोकण रेलवे का एक भी स्टेशन उसमें शामिल है क्या? जी हाँ, जी हाँ, अमृत भारत स्टेशन स्कीम में कोंकण रेलवे के 2 स्टेशन को मंत्रालय ने शामिल किया, मडगांव और उडुपी, और उसके लिए महाराष्ट्र का एक भी नहीं? देखिए, जो रेलवे है, रेलवे इस प्रकार से नहीं सोचती क्योंकि हम सभी स्टेट को केटर करते हैं। तो अभी मंत्रालय से इन 2 स्टेशनों का सैंक्शन आया है, हो सकता है कल को महाराष्ट्र के भी किसी स्टेशन का सैंक्शन आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल एमपी डिमांड करते हैं कोई सुविधा प्रोवाइड करने के लिए आप बोलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती नहीं कोकण रेलवे में, इसके लिए आप क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं है कि फंडिंग नहीं मिलती, फंडिंग मिलती है, उसका एक कमर्शियल जस्टिफिकेशन बनता है। और यहाँ तक कि कोविड के समय 2021 और 21-22 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको 380 करोड़ रुपए बिना इंटरेस्ट के पैसा दिया ताकि हम स्टाफ को सैलरी और सब जो हमारे कॉम्पनसेशन वो दे सकें। तो ऐसा नहीं है, प्रस्ताव जाता है, उसमें विचार होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करती है। बात हो रही है तो उसमें नए स्टेशन का बनना है और उसमें टनल क्या योजना है? देखिए, टनल्स तो अभी ऑलरेडी हैं, टनल्स, नए टनल तो कोई नहीं बनने की योजना है। परनेम और गोवा टनल को हम चाहते हैं कि उसको नवीनीकरण करें, उसका भी प्रस्ताव गया है, और पूरी डबलिंग एक साथ नहीं हो सकती। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ पैच डबलिंग के कुछ सैंक्शंस मिलेंगे ताकि पार्ट वाइज हम डबलिंग कर सकें। लेकिन जैसा मैंने बताया कि एक बार सैंक्शन आ जाएगा उसके बाद ही ये सूचना आपको देगा। पैच डबलिंग का लगभग 350 किलोमीटर का प्रस्ताव है। नहीं, फॉर्चुनेटली कोंकण रेलवे में काफ़ी अच्छा लैंड एक्वायर किया गया जब ये स्टैब्लिश हुआ था। तो लैंड एक्विजिशन की ऐसी कोई, हो सकता है किसी जगह पर थोड़ी मोड़ी आवश्यकता आ जाए, लेकिन ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। केरला में ट्विन टनल के पार्टिसिपेट किया, तो मुंबई में ठाणे और होलीवाली ट्विन टनल का उसमें आपने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? और इसके अलावा मुंबई में काफी ज्यादा अभी काम इंफ्रा प्रोजेक्ट वहां पर पार्टिसिपेट नहीं, हम पार्टिसिपेट करते हैं, हम सब जगह L1 हो कोई ज़रूरी नहीं। पार्टिसिपेट हम बहुत सारे टेंडर्स में करते हैं, लेकिन जो सक्सेस रेट होता है किसी भी संस्था के लिए 20-25% सक्सेस रेट होती है। तो इसी प्रकार सबको काम मिलता है। सर लास्ट पिक्चर, थैंक यू। लास्ट प्रोफेसर मधु दंडवती जी को कोकण रेलवे का शिल्पकार कहा जाता है, तो कहीं उनका नाम कोई टर्मिनस को या स्टेशन को किसी के प्रस्ताव है? मेरी व्यक्तिगत जानकारी में नहीं है, और जो ये जो नाम देने की जो प्रक्रिया है वो मंत्रालय से अनुमोदित होती है। फिलहाल मेरी बहुत सारी संगठनों ने तो मांग तो की है, हम इसको चेक करा लेंगे, मेरी जानकारी में नहीं है, हम आपको बताना चाहूँगा।
इस तरीके से सर आप अपने मित्रों को भी पूछने दीजिए, सब सवाल आप ही पूछ रहे हैं। कई जगह पर अभी भी इलाके हैं जहाँ पर से रूरल गाँव बसते हैं और लोग आवाजाही करते हैं, तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। वहाँ पर कुछ फ्लाईओवर बनाने का कुछ जी हाँ, फ्लाईओवर के हमारे बहुत सारे प्रस्ताव स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं। आप सबको मालूम होगा कि जब फ्लाईओवर बनता है तो उसका खर्चा रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट शेयर करती है। तो जहाँ जहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल आते हैं, फ्लाईओवर बनते हैं, ऐसे बहुत सारे फ्लाईओवर के प्रस्ताव अभी चल रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि फ्लाईओवर बने ताकि वहाँ का लेवल क्रॉसिंग गेट जो है वो बंद हो सके और लोगों के परिवहन में जो है असुविधा ना हो, क्योंकि उनको रोकना पड़ता है। तो चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव चल रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद मित्रों। आप यहाँ पे